नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों का भाग 2। भाग 1 के अंदर हमने देखा था संस्कृत शिक्षण आयोग जो बने थे आयोग, उनके बारे में, संस्कृत के जो शिक्षाविद थे उनके विचार। इसी के साथ हमने सिद्धांत भी देख लिए थे। 5 सिद्धांत हमने देखे थे जो थे स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत और मौखिक कार्य का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे आगे। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हमारा जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहते हैं। कक्षा में प्राय 3 प्रकार के छात्र होते हैं। कौन कौन से छात्र होते हैं दोस्तों? एक होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले, एक होते हैं सामान्य बुद्धि वाले और एक होते हैं मंद बुद्धि वाले। इसलिए छात्रों में व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर संस्कृत शिक्षण को उच्चारण, वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी दोषों का निदान करके उपचारात्मक शिक्षण के लिए अलग अलग अभ्यास मालाएं तैयार करनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जिनके द्वारा कुशाग्र बालकों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सामान्य बालक भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तथा मंद बुद्धि बालक भी अधोगति से बच सकेंगे। तो दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कक्षा है उसके अंदर आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के बालक होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर कुशाग्र बुद्धि होती है, बहुत अधिक बुद्धि होती है। एक सामान्य स्टेज वाले यानी सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, एक होते हैं मंद बुद्धि वाले। अब इनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी वर्तनी की जो दुविधा रहती है उनको कैसे सुधारा जाए, तो उनमें सभी में उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। उससे क्या फायदा होगा? जो कुशाग्र बुद्धि है उनको और उससे फायदा मिलेगा, जो सामान्य बुद्धि वाले हैं वो भी कुशाग्र बुद्धि की श्रेणी में आने का प्रयास करेंगे और जो मंद बुद्धि छात्र है वो जो नीचे चले जाते हैं वो भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आगे देखते हैं 7वां नंबर का सिद्धांत है वो है समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षक विषय वस्तु व कक्षा के स्तरानुसार अनेक सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों का प्रयोग करता है। इसे बहुमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। समवाय सिद्धांत का मतलब सीधा समझ सकते हो, अनेक सिद्धांतों का एक साथ लेकर आना। जो कक्षा है, जो शिक्षक है कक्षा के अंदर कक्षा के स्तर के अनुसार अनेक सिद्धांत है उनका क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। इस वजह से इस सिद्धांत को बहुमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि बहुमुखी सिद्धांत किसको कहा जाता है? समवाय सिद्धांत को बहुमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है चयन और विभाजन का सिद्धांत। चयन और विभाजन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। ये संस्कृत शिक्षक को पाठ्यक्रम से पाठों का चयन पर्व, उत्सव, मुख्य दिवस तथा ऋतुओं के आधार पर यथासंभव करना चाहिए। समझिए दोस्तों कैसे करना चाहिए कि आप संस्कृत पाठ्यक्रम के अंदर पाठ का अध्ययन करा रहे हैं और आप है संस्कृत के शिक्षक, आपके सामने आ गई है होली, तो होली पे आप वो ही पाठ का अध्ययन कराए जो होली से संबंधित हो। अगर आपके पास स्वतंत्रता दिवस आ गया तो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जो पाठ है उसका अध्ययन करवाए। इस प्रकार पाठों का चयन और विभाजन किया जाना चाहिए। जैसे यहां पे दिया गया दोस्तों, जैसे स्वतंत्रता दिवस को अगस्त माह में, गणतंत्र दिवस को संबंधित पाठ को जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस अगस्त माह में आता है तो अगस्त माह में पढ़ाएं। गणतंत्र दिवस से संबंधित पाठ है उसको जनवरी माह में, क्योंकि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो कब आता है? जनवरी महीने में। पाठों के विभाजन के समय विषय वस्तु की जटिलता तथा सरलता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 9वां सिद्धांत है जो है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षक बालकों के लिए आदर्श होते हैं और आप सभी को पता है कि शिक्षक होते हैं वो छात्रों बालकों के लिए हमेशा आदर्श होते हैं और जो छात्र होते हैं वो हमेशा शिक्षकों को क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, वे शिक्षक की तरह बोलना, लिखना आदि का अनुकरण करके सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक उदाहरण लें तो जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अगर मेरा अनुकरण करोगे तो मेरे हिसाब से ही आप सीखोगे। यही होता है अनुकरण का सिद्धांत। आगे देखते हैं, अतः शिक्षक को
शुद्ध उच्चारण पूर्वक उचित हाव भाव से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। शिक्षक है उसको उच्चारण है वो शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छे हाव भाव, जो अच्छे हाव भाव हो, उचित हाव भाव हो, उनके साथ शिक्षण कार्य करवाना चाहिए दोस्तों, ताकि छात्र भी अनुकरण के सिद्धांत के आधार पर शुद्ध उच्चारण एवं गति से पढ़ना लिखना सीख सके। शिक्षण के दौरान होने वाली त्रुटियों का भी संशोधन इस सिद्धांत में किया जाता है, इसलिए इसे संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ये हमारा सिद्धांत है इसके अंतर्गत उच्चारण करते हैं, जिस प्रकार मैं उच्चारण कर रहा हूं उसी प्रकार आप उच्चारण करोगे, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार आप बोलोगे। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर संपूर्ण अनुकरण किया जाता है। इसके अंदर त्रुटियां हो जाती है क्योंकि शिक्षक भगवान नहीं होता है, त्रुटि शिक्षक से भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा अनुकरण का सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो त्रुटियां होती है उनके अंदर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसी वजह से जो अनुकरण का सिद्धांत है उसे संशोधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये थे दोस्तों हमारे सिद्धांत, 9 सिद्धांत थे जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो के माध्यम से क्या किया, अध्ययन किया है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों के अंदर शिक्षण सूत्र। और दोस्तों शिक्षण सूत्र अगर आपको कंठस्थ हो गए तो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं वो कंप्लीट याद हो जाएगी। इनको एक बार ध्यान से देख ले, 9 शिक्षण सूत्र आपके सामने रखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण सूत्र शिक्षण को सरल, सरस व तथा रुचिकर बनाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कोमेनियंस आदि महान शिक्षाविदों ने अपने अपने अनुभव तथा निर्णय सूत्र शैली में प्रकट किए थे। इसलिए संस्कृत शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावी तथा रुचिकर बनाने के लिए अधोलिखित शिक्षण सूत्रों का शिक्षण में समय प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो शिक्षण सूत्र होते हैं, जो संस्कृत का शिक्षक होता है उसको जब शिक्षण कार्य करवाता है तो जो अब हम आगे अध्ययन करेंगे शिक्षण सूत्रों का, इन सूत्रों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इससे जो शिक्षण कार्य होता है वो क्या है, रुचिकर बनता है। चलते हैं पहले शिक्षण सूत्र की ओर। ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है यह शिक्षण सूत्र? इस सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना प्रश्नों में सम्यक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे तत्पुरुष समास पढ़ाने के लिए समास की परिभाषा, उसके भेद, अव्ययभाव समास की पहचान से संबंधित प्रश्न पूछते हुए तत्पुरुष समास को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर नूतन विषय को अच्छी तरह पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज आपको ज्ञात है, जो आपने पहले पढ़ा दिया है, उस चीज को लेकर आपके सामने जो बच्चे हैं, आपके सामने छात्र बैठे हैं, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए और फिर जो आपको पढ़ाना है उसकी ओर आपको क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इससे अच्छी तरह बच्चे हैं जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उस पर क्या कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं। दूसरा सूत्र है दोस्तों सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। यह सूत्र भी ज्ञाताद अज्ञातम प्रति सूत्र पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात जो सूत्र है उसी के आधार पर है सरल से कठिन। पूर्व ज्ञान से संबंधित विषय बालक के लिए सरल तथा अज्ञात विषय कठिन होता है। प्रारंभ में शिक्षक के द्वारा सरल पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, तदनंतर कनिष्ठ पाठ, जैसे पहले संधि तत्पश्चात समास। तो दोस्तों जो सरल से कठिन है ये क्या कहता है कि वो टॉपिक बच्चों को पहले पढ़ाया जाना चाहिए जो सरल है, और जो कठिन है उसके बाद पढ़ाया जाना चाहिए। अगर पहले हम कठिन को पढ़ा देंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा और बच्चों के लिए ये अच्छा काम नहीं होगा। तो सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा सिद्धांत है स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र का दूसरा नाम है मूर्ताद अमूर्तम प्रति भी है, मूर्त से अमूर्त की ओर। संस्कृत शिक्षण में स्थूल वस्तुओं का प्रदर्शन कर तत्पश्चात उनके नाम, स्वरूप तथा स्वभाव का वर्णन किया जाना चाहिए। जो स्थूल वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए, उनके प्रदर्शन के पश्चात उनके नाम के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके क्या क्या चीज कैसी है उनके बारे में बताना चाहिए। यह है तीसरा सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है चौथा है पूर्णाद अंश परित, पूर्ण से अंश की ओर।
संस्कृत में कथा शिक्षण करवाते समय सर्वप्रथम छात्रों को संपूर्ण कथा सुनाकर तत्पश्चात उसके कठिन शब्द तथा भावों का पृथक पृथक रूप से अध्यापन करवाना चाहिए। जो पूर्ण से अंश है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि अगर हम एक कथा का ले ले, टॉपिक ले ले, यहां पे हमें कथा का दिया हुआ है ना दोस्तों, कथा सुनाकर, तो जो भी कहानी है, कहानी ले लेते हैं तो पूरी कहानी सुनाई जानी चाहिए। वो कहानी सुनाने के बाद जो जो उसके अंदर कठिन शब्द आए, जो जो उसके अंदर कठिन शब्द आए, जो जो उसके अंदर व्याकरण के शब्द आए, उनके बारे में अलग अलग प्रकार से जानकारी देनी चाहिए। जो भाव प्रकट हुए उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो क्या होता है, पूर्ण जानकारी देने के बाद फिर उसके टुकड़ों में उसको विभाजित करके संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आगे क्या लिखा गया है, व्याकरण शिक्षण में भी इस सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पद का शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो व्याकरण में भी शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा हमारा जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र, वो है विश्लेषणात् है संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यह सूत्र पूर्णाद अंशम प्रति सूत्र का पूरक है। जो पूर्ण से अंश सूत्र है उसका क्या है, यह पूरक सूत्र है। इस शिक्षण सूत्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति में मूल धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति आदि का पृथक पृथक करके उनका संश्लेषण करवाया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो शब्द दिया गया उसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है, कौन सी उसमें संधि है, कौन सी उसकी विभक्ति है, इन सभी में, और उसमें कौन सी मूल धातु, इन सभी का क्या किया जाता है, अलग अलग अध्ययन करवा के फिर अध्ययन करवाया जाता है। यह होता है विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। छठवां शिक्षण सूत्र है दोस्तों, आगमनात् निगमनम प्रति। यह क्या कहता है, आगमन से निगमन की ओर। व्याकरण शिक्षण के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के लिए सर्वाधिक शिक्षण, कौन सा शिक्षण सूत्र है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, वो है आगमनात् निगमनम प्रति। उदाहरणात् नियमम प्रति अथवा विशिष्टार्थ सामान्य प्रति सूत्रों को भी इसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण से नियम की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है उनको भी आगमनात् निगमनम प्रति सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षण सूत्र में सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत पेश किए जाते हैं, तत्पश्चात नियम का उपस्थान किया जाता है। तो जो आपका आगमन से निगमन सूत्र है, इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले उदाहरण के द्वारा बताया जाता है। उदाहरण देके, जैसे आपको संधि बतानी है, सवर संधि बतानी है, तो सवर संधि का उदाहरण आपके सामने रखा जाएगा। जैसे सवर संधि का हम भेद ले ले, यण संधि, यण संधि का आपके सामने पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर जो नियम है वो इसके अंदर, इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बताया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभिक स्तर पर बालकों का ज्ञान अनिश्चित होता है, उसको निश्चित तथा स्पष्ट बनाने के लिए इस सूत्र का अनुसरण किया जाता है। यहां पर याद रखना है, प्रारंभिक जो स्तर है उसमें बालकों का ज्ञान क्या होता है, अनिश्चित होता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को धातु रूप तथा शब्द रूप को कंठस्थ करवाने पर बल दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर है उस पर क्या करना चाहिए दोस्तों, धातु रूप और जो शब्द रूप है इनको कंठस्थ करवाने पर बल दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर ज्ञान होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसको निश्चित करवाना चाहिए। तो अनिश्चित ज्ञान से निश्चित ज्ञान की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आठवां शिक्षण सूत्र, वो है ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण। किसी भी विषय वस्तु को सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है उतना ही अधिक अधिगम भी स्थायी होता है। जितना हम ज्ञानेंद्रियों का फोकस करेंगे उतना ही जो हम कुछ सीखेंगे उसका स्थायित्व हमारे अंदर होगा। यह कहता है ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम। और नेक्स्ट और नौवां शिक्षण जो सूत्र है वो है हमारा मनोवैज्ञानिक कर्मात तार्किकम क्रमम प्रति। मनोविज्ञान क्रम तार्किक क्रम प्रति, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। भाषा के चारों कौशलों का क्रम मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुकरण से छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित होती है। तदनंतर बालक तार्किक रूप से क्रम का निर्धारण करता है। तो क्या कहता है, इसको आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे चारों कौशल है उन कौशलों का हम अध्ययन करते हैं, तो उनको अगर हम क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा, अच्छा और अच्छी तरह अधिगम हो जाएगा। उसी प्रकार ये कहता है कि पहले मनोवैज्ञानिक क्रम पे चलिए और फिर धीरे धीरे तार्किक क्रम की ओर चलते जाइए।
तो दोस्तों आज हमने संस्कृत शिक्षण विधियों की दूसरी क्लास के अंदर जो सिद्धांत बचे हुए थे उनके बारे में अध्ययन किया और फिर शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी जिसके अंदर हम देखेंगे कौशलों के बारे में। एक बार कमेंट करके बता दें दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।